FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि ये जानते हुए भी कि जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, फिर भी 3 कैदी जेल की सिक्योरिटी को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। सबसे हैरत की बात ये थी कि अथॉरिटीज को अगले 10 घंटों तक इनके फरार होने की जर्रा बराबर भी भनक ना पड़ी। ना सिर्फ FBI बल्कि इसके 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को हल करने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से ना सिर्फ उलझा हुआ है बल्कि दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन चुका है। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा जजीरा है जो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। ये जजीरा समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये जजीरा दूर दूर तक समंदर से घिरा हुआ है, दूसरा इजाफी हिफाजत के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है जेल के सार्जेंट्स की मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस जजीरे को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब हालात को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल जेल करार दे दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को ये साख तब टूटी जब 3 कैदी यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मरकजी किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन जो आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक डकैती के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद है फ्रैंक मॉरिस जो 13 साल की उम्र से ही ऑन ऑफ जेल की शक्ल देखता रहता है। इसको भी यहाँ बैंक डकैती के जुर्म में रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट जो पहले भी कई बार दूसरी जेल से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको ज्यादा सिक्योरिटी के लिए अल्कट्राज में रखा गया था। अल्कट्राज से फरार होने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था जहां से इनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि उनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानों कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को मामूल के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकला। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें से 3 कैदी लापता थे। जब स्टाफ्स ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में इंग्लैंड भाइयों समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उन्हें ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उन्हें उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। इस मंजर को देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ गए। उन्होंने ये समझा कि कैदी जजीरे से बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए पूरे जजीरे की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी इनका नाम व निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज सता रही थी कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में एक नहीं 3 कैदी भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। तफ्तीशी टीम बुलाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवारों में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानी तो तब हुई जब दीवार की दूसरी तरफ पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि इसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इस बात में अपनी भलाई जानी के तब
तफ्तीशकारों को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने किया और एतराफ किया कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इनमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसका साइज 5 बाई 9 इंच था। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। इसको मालूम था कि दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों कैदी मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते रहे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे। जब आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। ये सुरंग खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान की जाती थी जब जेल में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्केट्राज में कैदियों को मसरूफ रखने के लिए इनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों कैदी भी मेंटेनेंस के लिए छत पर जाया करते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को इस्तेमाल करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फीट ऊंची फेंस को उबूर करके भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर रखी थी। रबड़ के रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेनकोट्स जेल इंतजामिया की तरफ से ही दिए जाते थे जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा वो रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट जैसी चीज बनाई थी जो कि रात के वक्त ना चलने पर उन्हें पानी में डूबने से बचाएगी। फिर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले कैदी अब कहाँ हैं। इनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से उन्हें सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन आइलैंड में उतरना था जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से उन्हें एक गाड़ी और कुछ कपड़े चोरी करने थे। अल्काट्राज के गिर्द तमाम मेनलैंड्स पर छानबीन की गई लेकिन कहीं से भी कोई चोरी या डकैती की रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले कैदियों को समंदर निगल गया या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी के छत पे मौजूद फुटप्रिंट्स जहां से ये सारे चीजें बनाई गई थी वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे उस पे पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन, US मार्शल सर्विसेज को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उनको कहीं भी ना प्रिजनर्स और ना ही कोई राफ्ट और ना ही लाइफ जैकेट मिली। ये पुलिस केस से हटकर मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड्स को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पेडल मिला जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले जिसमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान जैसा कि फैमिली फोटोज और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे क्योंकि ये आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजनर्स आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पे फ्लोट करने लगती है लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली और ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विमिंग करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद इंग्लैंड ब्रदर्स के फैमिली पर कड़ी नजर रखी गई थी। उनके एक भतीजे डेविड वेंडर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिनों पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप में देखी गई हैं जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही बेस बदल कर आते हैं लेकिन इसके बाद वो दोनों खवातीन कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद इंग्लैंड ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है
थे कि ये एंगलन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इन फोटोज में जो शख्स दिख रहे हैं इनकी एज एंगलन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब एंगलन ब्रदर्स के जिंदा होने की खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता नहीं चल सका। इस वाक़ये के बाद अल्कट्राज जेल को बंद कर दिया गया और अब इसे एक तारीखी मकाम के तौर पर महफूज किया गया है। लोग आज भी इस जेल का दौरा करते हैं और इन सेल्स को देखते हैं जहां से वो कैदी फरार हुए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।